सूर्योदय से पहले उठ जाने की मेरी आदत नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी नहीं बदली थी। लालिमा के बीच धीरे धीरे निकलता सूर्य का सुर्ख गोला मुझे बहुत भाता था। पक्षियों का कलरव और हवा की सरसराहट में जैसे रात का रहस्यमय मौन घुलने लगता। तन को छूती ठंडी हवा मेरे मन प्राण को शांति और सुकून से भर देती। हर दिन की तरह मैं लॉन में बैठी इस अद्भुत अनुभूति में खोई आम के उस पौधे को निहार रही थी जिसका बिरवा आदित्य ने लगाया था। उसे भी मेरी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाने का शौक है। जब आदित्य को 1 वर्ष के लिए ऑफिस की तरफ से न्यूयॉर्क जाना पड़ा तो जाने से पहले वह मुझे हिदायतें देता रहा। माँ, 1 साल के लिए अब मेरे इन सारे पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है। ख्याल रखिएगा, एक भी पौधा मुरझाने न पाए। सिर्फ 6 महीने अमेरिका में व्यतीत करने के बाद उसने वहीं रहने का मन बना लिया। पौधे तो पौधे, उसे तो अपनी माँ तक की चिंता न हुई कि उसके बिना कैसे उनके दिन गुजरेंगे। अब यह सब सोचने की उसे फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो 7 समंदर पार बैठा अपने भौतिक सुख तलाश रहा था। बस दिल को इसी बात से सुकून मिलता है कि बेटा जहाँ भी है सुखी है, खुश है, अपने सपनों को पूरा कर रहा है। मेरे पति समीर भी अपने व्यापार के काम में व्यस्त होकर अपना ज़्यादातर समय शहर के बाहर ही बिताते, जिससे मेरा अकेलापन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी ऊपर के कमरे से आती तेज आवाज के कारण मेरी तंद्रा भंग हो गई। लगा था सोनी आज किसी बात को लेकर एक बार फिर अपनी मम्मी नेहा से उलझ गई। सोनी का इस तरह अपनी माँ से उलझना मुझे अचंभित कर जाता है। न जाने इस नई पीढ़ी को क्या होता जा रहा है। ना बड़ों के मान सम्मान का ख्याल रहता है, न बात करने की तमीज। नेहा जी मेरे मकान के ऊपर वाले हिस्से में बतौर किराएदार रहती थी। इससे पहले मैंने कभी अपना मकान किराए पर नहीं लिया था, लेकिन पति और बेटे दोनों के अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाने के कारण मैं काफ़ी अकेली पड़ गई थी। जीवन में फैले इस एकाकीपन को दूर करने के लिए मैंने घर के ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दिया। नेहा और उनकी बेटी सोनी, ये 2 ही लोग रहने आए। नेहा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारी थी और सोनी बीए 2य वर्ष की छात्रा। मेरी सोच के विपरीत नेहा इतनी नाप तोल कर बातें करती कि चाह कर भी मैं उनके साथ बातों का सिलसिला बढ़ा नहीं पाती। न जाने क्यों दोनों माँ बेटी गाहे बगाहे उलझती रहती, जो कभी कभी तो गहन युद्ध का रूप ले लेता। तभी उनकी बेटी सोनी कंधे पर बैग टांगे दंदनाती हुई सीढ़ियां उतरी और गेट खोलकर सड़क की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती गेट तक आ गई, पर तब तक वह ऑटो रिक्शा में बैठ वहां से जा चुकी थी। नेहा का सामना करने से बचने के लिए मैं क्यारियों में लगे फूलों को संवारने में व्यस्त हो गई। जैसे वहाँ जो घटित हो रहा था उससे मैं पूरी तरह अनजान थी। लाख कोशिशों के बावजूद हम दोनों की नज़रें टकरा ही गईं। नेहा एक खिसियाई सी हंसी के साथ जाने क्या सोचकर मेरे बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। धीरे से मुझे लक्ष्य करके बोली, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों में भी आवेश में आ जाते हैं। इन लोगों के बड़ों से बात करने के तौर तरीके इतने बदल गए हैं कि इनके द्वारा दिया गया सम्मान भी सम्मान कम अपमान ज़्यादा लगता है। हमारे समय भी जनरेशन गैप था, मतभेद थे, पर ऐसी उछलता नहीं थी। मैं भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाती हंसने की नाकाम कोशिशें करती रही। हंसी के बीच भी नेहा की भर आई आंखें और चेहरे पर फैली विषाद की रेखाएं स्पष्ट बता रही थी कि बात को हंसी में उड़ा देने की उनकी चेष्टा निरर्थक थी। लड़की के अभद्र आचरण की अवहेलना से माँ को गहरा सदमा लगा था। तभी सुमन 2 कप कॉफ़ी रख गई। हम दोनों चुपचाप बैठे कॉफ़ी पीते रहे। कभी कभी निस्तब्ध चुप्पी भी वह सारी अनकही कह जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। हम दोनों के बीच भी कुछ वैसी ही मौन संवेदनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। उस दिन के बाद नेहा जी आते जाते कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाती थी। धीरे धीरे वे अपनी निजी बातें भी मुझसे शेयर करने लगी। टुकड़ों टुकड़ों में उन्हीं से पता चला कि उनका अपने पति रणधीर के साथ तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन वह इसी शहर में अलग रहता है। 8 वर्ष की सोनी को छोड़कर जाने के बाद से न कभी उससे मिलने आया और न ही उसने उससे कोई जिम्मेदारी उठाई।
सोनी की बढ़ती उद्दंडता और स्वच्छंदता नेहा जी के लिए चिंता, तनाव और भय का कारण बन गई थी। दिनों दिन सोनी के दोस्तों में बढ़ते लड़कों की संख्या और सिनेमा तथा पार्टियों का बढ़ता शौक देख नेहा का सिरवांग सिहर उठता, लेकिन वे सोनी के सामने असहाय थी। अपनी ढेरों कोशिशों के बावजूद सोनी पर नियंत्रण रखना उनके लिए संभव नहीं था। मैं भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उस उद्दंड, घमंडी और निरंकुश लड़की के चढ़े तेवर देखकर ही मेरा मन कुंठित हो उठता। एक दिन सुबह से ही बिजली गायब थी। दोपहर तक टंकी का पानी समाप्त हो गया। मैं यूं ही बैठी एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि तभी दस्तक की आवाज सुन दरवाजा खोलते ही मैं अचंभित रह गई। सामने पानी का जग लिए सोनी खड़ी थी। क्या थोड़ा सा पानी? मैं बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, क्यों नहीं, मैं हमेशा कुछ पानी टब में जमा करके रखती हूँ। मैं जब पानी लेकर लौटी तो अचानक ही मेरा ध्यान उसकी अंगारों सी दहकती आंखों और क्लांत शरीर की तरफ गया। पानी लेते समय जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथों से सटा, उसके हाथों की तपन से मुझे आभास हो गया कि इसे तेज बुखार है। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, और खुद ब खुद मेरा हाथ उसके सिर पर चला गया। अचानक ही जैसे उसे बिजली का झटका लगा, वह तेजी से दरवाजे की तरफ पलटते हुए बोली, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे इसकी आदत है। जैसे तेजी से धूमकेतु सी प्रकट हुई थी, वैसे ही तेजी से वह गायब हो गई। तेज बुखार में सोनी का अकेले रहना ठीक नहीं था, पर जिस तरह वह उद्दंड लड़की अपने तेवर दिखा गई, मेरा मन नहीं कर रहा था कि उसके पास जाऊं। थोड़ी देर के अंतर्द्वंद के बाद मैं एक कप तुलसी की चाय बनाकर उसके पास जा पहुंची। दरवाजा खुला था। सामने ही पलंग पर वह मुंह तक चादर खींचे लेटी अपने कांपते शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ही पड़े एक दूसरे कंबल से मैंने उसका शरीर अच्छी तरह ढक उससे गर्म चाय पी लेने का अनुरोध किया तो उसने चुपचाप चाय पी ली। इस बीच बिजली भी आ गई थी। मैं फ्रिज से ठंडा पानी लाकर उसके सिर पर पट्टियां रखने लगी। थोड़ी ही देर में उसका बुखार उतरने लगा और वह पहले से काफी स्वस्थ नजर आने लगी। नेहा जी को सूचित करना जरूरी था, इसलिए मैंने सामने पड़ा फोन उठाकर उनका नंबर जानना चाहा तो एकाएक उठकर उसने मेरे हाथों से फोन झपट लिया। नहीं मिसेज मीनू, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं हतप्रभ रह गई। क्यों, वे तुम्हारी माँ? वह बीच में ही मेरी बात काटते हुए बोली, मानती हूँ आज आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी न करें। सोनी की रूखी और कठोर वाणी से मैं तिलमिला उठी। थोड़ी देर को रुकी, फिर अपने कमरे में वापस लौट आई। फ्रिज से सूप निकालकर गरम कर ब्रेड के साथ खाने बैठी तो मुझे सोनी का मुरझाया चेहरा याद आ गया। सोचा पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। सूप लिए हुए एक बार फिर मैं उसके पास जा पहुंची। तुम्हें शायद मेरा यहाँ आना पसंद ना हो, फिर भी मैं थोड़ा सा गरम सूप लाई हूँ, पी लो। ऐसी कोई बात नहीं, सोनी धीरे से बोली और सूप पीने लगी। सूप समाप्त करने के बाद उसके चेहरे पर बच्चों जैसी एक तृप्ति भरी मुस्कान दौड़ गई। थैंक्स मिसेज मीनू, सूप बहुत ही अच्छा बना था। अब मुझसे रहा नहीं गया सो बोली, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज कर तुम मुझे आंटी तो कह ही सकती हो। उसकी शांत और मासूम आंखों में फिर से वही विद्रोही झलक कौंध उठी। मैं किसी रिश्ते में विश्वास नहीं करती, इसलिए किसी को भी अपने साथ रिश्तों में जोड़ने की कोशिश नहीं करती। उसकी कुटिल हंसी ने उसकी सारी मासूमियत को पल भर में धो पोंछ कर बहा दिया। मैं भी उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार थी। हर बात को भौतिकता में जोड़ने वाली नई पीढ़ी के तुम लोग क्या जानो कि आदमी के लिए जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। अरे रिश्ता तो कच्चे धागे से बंधा प्यार का वह बंधन है जिसके लिए लोग कभी कभी अपने सारे सुख ही नहीं, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। तभी नेहा जी आ गई और मैं उन्हें संक्षेप में सोनी के बीमार होने की बात बताकर लौट आई। इस घटना के करीब 2 दिन बाद मैं बैठी सूखे कपड़ों की तह लगा रही थी कि अचानक सोनी मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह सारे संकोच त्याग सहज ही मुस्कुराते हुए मेरे बगल में आ बैठी। उस लड़की की सारी उद्दंडता जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसका सहज व्यवहार मुझे भी सहज बना गया। कहो सोनी, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वह थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही,
जैसे अपने अंदर बोलने का साहस जुटा रही हो। फिर बोली, आंटी, मैं अपनी उस दिन की उद्दंडता के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आपने ठीक ही कहा था कि मुझे किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं मालूम। जिंदगी में किसी ने पहली बार निस्वार्थ भाव से मेरी देखभाल की, मेरा ख्याल रखा, पर मैंने उस प्यार और ममता के बंधन को भी स्वयं ही नकार दिया। सचमुच आंटी, मैं बहुत बुरी हूँ। सोनी बेटा, तुमने तो मेरी बातों को दिल से ही लगा लिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती। सच आंटी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। और खुशी से किलकते हुए उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। आज पहली बार सोनी मुझे बेहद निरीह लगी। एक बात बता, तूने अपने पास इतने सारे 20 बार कहाँ से जमा कर रखे हैं? जब चाहा, जिस पर जी चाहा, तड़ से चला दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर कुछ गंभीर होती हुई बोली, हाँ आंटी, आज मैं भी आपसे वे सारी कही अनकही बातें कहना चाहती हूँ जिन्हें आज तक मैं किसी के सामने नहीं कह पाई। शायद आपको पता नहीं, मेरे मम्मी पापा ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ प्रेम विवाह किया था। पहले दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। पापा की अपेक्षा मम्मी शुरू से ही ज्यादा ज़हीन, मेहनती और योग्य थी, इसलिए उनकी शीघ्रता से पदोन्नति होती गई। वहीं पापा की पदोन्नति काफी धीमी गति से होती रही थी। पदों के बीच बढ़ती दूरियों ने दोनों को पति पत्नी से प्रतिस्पर्धी बना दिया। धीरे धीरे मम्मी पापा के बीच तनाव बढ़ता गया। उसी तनाव भरे माहौल में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म भी दोनों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश नहीं लगा सका। वे पहले की तरह अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते। जब मैं बीमार पड़ती तो मम्मी व पापा में इस बात पर जंग छिड़ जाती कि छुट्टियां कौन लेगा। दोनों में से किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं था। बीमार अवस्था में भी मुझे आया या फिर डॉक्टरों के क्लिनिक में नर्सों के सहारे रहना पड़ता। मम्मी के अतिव्यस्त रहने के कारण उनके द्वारा रखी गई आया मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करती। ख्याति, यश और वैभव की कामना ने मम्मी को अंधा और बहरा बना रखा था। अपनी बेटी की अंतर्वेदना उन्हें सुनाई नहीं देती थी। मैं आयाओं के व्यवहार से क्रोध, विवशता और झुंझलाहट से पागल सी हो जाती। धीरे धीरे जीवन को अपनाने और संसार में घुल-मिल जाने की चेष्टा घटती चली गई और मैं अपने आप में सिमट कर रह गई, जिसने मुझे असामाजिक बना दिया। मेरी स्थिति से बेखबर मेरे माता पिता लड़ते झगड़ते एक दिन अलग हो गए। बिना किसी दर्द के पापा मुझे छोड़कर चले गए। मम्मी की मजबूरी थी, उन्हें मुझे झेलना ही था। मैं एक आश्रिता थी। आश्रयदाता पापा है कि मम्मी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता था। निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत ने मुझे पढ़ाई में भी सफल नहीं होने दिया। यही मेरे भटकाव की पहली सीढ़ी थी। सोनी थोड़ी देर को रुकी। वह उठी और बड़े अधिकार से फ्रिज को खोला। उसमें से बोतल निकालकर पानी पिया, फिर बोतल को एक तरफ रखते हुए मेरे पास आकर बैठ गई और बोलने लगी। धीरे धीरे मम्मी और पापा के प्रति मेरे मन में एक गहरी असंतुष्टि हलचल मचाए रहती और एक अघोषित युद्ध का गंभीर घोष मेरे अंदर गूंजता रहता। मैं मम्मी पापा की सुख शांति को, मान सम्मान को, यहाँ तक कि अपने आप को भी तहस नहस करने के लिए बेचैन रहती। हर वह काम लगन से करती जो मम्मी पापा को दुखी करता। मेरी उद्दंडता और आवारागर्दी की कहानी पापा तक पहुंचकर उन्हें दुखी कर रही है, यह जानकर मुझे असीम सुख मिलता। आज भी मेरी वही मानसिकता है, दूसरे को चोट पहुंचाना। शायद इसी कारण मैं ऐसी हूँ। मेरे बीमार पड़ने पर जिस प्यार और अपनेपन से आपने मेरी देखभाल की, वह मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा आप ही वह पात्र हैं जिसके सामने मैं अपने दिल की व्यथा उड़ेल सकती हूँ। अब सब कुछ जानने के बाद आपसे मिली सलाह ही मेरी पथ प्रदर्शक होगी, इसलिए प्लीज आंटी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सोनी सब कुछ उगलकर चुपचाप बैठ गई। उसके गालों पर ढुलाकाए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछकर मैं बोली थी, कितनी मूर्ख हो तुम। बिना गहराई से परिस्थितियों का अवलोकन किए तुमने अपनी माँ को ही अपना दुश्मन मान लिया और उनके दुख दर्द और शोक का कारण बनी रही। अपनी मम्मी की तरफ से सोचो कि वे अपनी मर्जी से शादी कर अपने सारे रिश्तों को खो चुकी थी। वे मजबूर थीं। आवश्यकताओं की लंबी फहरिस्त, दिल्ली जैसे महानगर के बढ़ते खर्चे, तुम्हारी देखभाल, सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी और इसके लिए वे जी तोड़ कोशिशें कर रही थी।
वही नौकरी में तुम्हारी माँ का दिनों दिन बढ़ता कद तुम्हारे पापा के पुरुषार्थ के अहम को आहत कर रहा था। एक दिन वे अपने अहम की दृष्टि के लिए सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर परिवार से ही पलायन कर गए। रह गई अकेली तुम्हारी माँ, जिन्हें तुम्हारे साथ साथ नौकरी की भी जिम्मेदारी संभालनी थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पर तकदीर की विडंबना देखो कि जिस बेटी के लिए वे इतना संघर्ष कर रही थी, वही उनकी व्यथा को समझने में सर्वथा असमर्थ रही और उन्हें चोट पहुंचाकर अपनी नादानियों से सब कुछ नष्ट करने पर उतारू हो गई। सोनी चुपचाप बड़े ही ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। कभी तुमने सोचा है कि जिंदगी बिगाड़ना बहुत आसान है, पर जो एक बार बिगड़ गया उसे संभालने में कभी कभी वर्षों और कभी कभी तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। खुद को चोट देकर अपनों को दुख पहुंचाना कहाँ की बुद्धिमानी है। तुम्हारे जीवन में जो घटा वह तुम्हारे बस में नहीं था, वह वक्त का कहर था। मगर अब जो घट रहा है वह सब तुम्हारे विपरीत सोच का परिणाम है, जो तुम्हारी माँ की खुशियों को ही नहीं तुम्हें भी बर्बाद कर रहा है। जब कोई खुशियों का इंतजार करते करते अचानक दुखों को न्योता देने लगे तो समझो वह परिवार के विनाश को बुलावा दे रहा है। तुम विनाश का कारण क्यों बनना चाहती हो? क्या मिलेगा दुख बांटकर? एक बार सुख बांटकर देखो, तुम्हारे सारे दर्द मिट जाएंगे। अपने सारे आक्रोश त्याग कर, बीते समय को भुलाकर अपनी खुशियों के लिए सोचो। उन्हें पाने की कोशिश करो तो तुम्हारे सारे मनस्ताप खुद ब खुद धुल जाएंगे। वक्त का कर्म तुम्हारे साथ होगा। अगर तुमने अब भी देर कर दी और वक्त को मुट्ठी में नहीं लिया तो धीरे धीरे समय तुम्हें तोड़ देगा। बस मुझे इतना ही कहना है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। वह धीरे से उठी और मेरी गोदी में सिर रखकर फर्श पर बैठ गई। प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराते ही वह निशब्द रोने लगी। मैंने भी उसे रोका नहीं, जी भर रो लेने दिया। थोड़ी देर बाद शांत होकर बोली, आंटी, आज आपने मेरी जिंदगी की उलझनों को कितनी आसानी और सरलता से सुलझाया। मेरे अंदर भरे गलत फहमियों के जहर को दूर कर दिया। अपनी गलतियों के एहसास ने तो मेरी सोच ही बदल दी। अब तक तो मैं सभी के दुख का कारण बनी रही, लेकिन अब सुख का कारण बनने की कोशिश करूंगी। दूसरे दिन मैं बरामदे में बैठी सुन रही थी। वह बालकनी में खड़ी वहीं से अपने दोस्तों को लौट जाने के लिए कह रही थी। नहीं नहीं, तुम लोगों के साथ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। उसके दोस्तों ने साथ चलने के लिए काफी मिन्नतें की, पर वह नहीं मानी। एक दिन मैं नेहा जी के साथ लॉन में बैठी बातें कर ही रही थी कि तभी सोनी हाथ में ट्रे लेकर पहुंच गई। 2 कप चाय के साथ पकौड़ों की प्लेट भी थी। आंटी, आज मैंने पकौड़े किताब पढ़कर बनाए हैं, जरा चक्कर तो देखिए। अनाड़ी हाथों के अनगढ़ पकौड़ों में मुझे वह स्वाद आया जो आज से पहले कभी नहीं आया था। बेटी के बदले रूप को देख नेहा की आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता के आंसू झिलमिला रहे थे।